हेलो दोस्तों। 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी या NIPFP के दो इकोनॉमिस्ट्स ने इंडिया के सबसे छोटे बिजनेसेस पर एक जाइंट गवर्नमेंट डेटा सेट लिया और एक सिंपल सवाल पूछा कि उनमें से किसने एक मनी लेंडर के बजाय एक बैंक से लोन लिया है। 5 साल बाद उन्हीं दो इकोनॉमिस्ट्स शिवानी बदोला और सच्चिदानंद मुखर्जी ने उसी डेटा सेट का एक नया वर्जन लिया और एक ज्यादा जरूरी सवाल पूछा, उनमें से किन्हें असल में क्रेडिट की जरूरत है। उन दो सवालों के बीच का डिस्टेंस हमें यह समझने में मदद करता है कि इंडिया का पूरा स्मॉल बिजनेस फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर फंसा हुआ है। जिन फर्म्स पर सवाल है वो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस हैं, जैसे आपकी कॉलोनी का किराना दुकान, रोड साइड वेल्डिंग वर्कशॉप्स, सिंगल ट्रक ऑपरेटर्स, छोटे टेलरिंग यूनिट्स एटसेट्रा। मतलब ऐसी कंपनीज जो इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। लगभग ऐसी 6.5 करोड़ फर्म्स हैं जो लगभग 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती है। ये इंडियन इकोनॉमी का ग्राउंड फ्लोर है जो हमेशा से पैसे की कमी पर चल रहा है और ये एक बड़ी शॉर्टेज है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इंडियन एमएसएमईज के लिए एड्रेसेबल क्रेडिट गैप को रफली 25.8 लाख करोड़ रुपीस पर सेट किया था और फॉर्मल लेंडर्स इस डिमांड को सर्व नहीं करते। ये वही सिचुएशन है जिसके अगेंस्ट इन दोनों पेपर्स को एक साथ पढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों पेपर्स को ही एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन दोनों पेपर्स ने एक दूसरे से क्या अलग ढूंढा। फिर हम इंडियन फर्म्स के छोटे होने के प्रॉब्लम को भी समझेंगे। हम इन बिजनेसेस के लिए डेटा का इंपॉर्टेंस और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम जेंडर, कास्ट और ज्योग्राफी के कारण आने वाले चैलेंजेस भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों पेपर्स के डिफरेंसेस समझते हैं। 2020 के पेपर ने एंटरप्राइजेस को दो टाइप्स में सॉर्ट किया। आपके पास या तो बैंक जैसे एक फॉर्मल सोर्स से एक आउटस्टैंडिंग लोन था या एक इनफॉर्मल सोर्स से आपके पास लोन था, मतलब एक मनी लेंडर, एक सप्लायर या एक रिलेटिव से। फॉर्मल एक अच्छा आउटकम था लेकिन इनफॉर्मल नहीं, और वो एक्सरसाइज ये फिगर आउट करने के लिए था कि किस चीज ने एक फर्म को एक कॉलम से दूसरे में पुश किया। इस फ्रेमिंग में एक छुपा हुआ अजम्पशन भी था कि एक फॉर्मल लोन का मतलब था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। 2026 का पेपर उस अजम्पशन को तोड़ने के लिए बनाया गया है। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल की बजाय ये फर्म्स को 3 बकेट्स में सॉर्ट करता है: फुल्ली क्रेडिट कंस्ट्रेंड, पार्शली कंस्ट्रेंड और नॉट कंस्ट्रेंड। इसका मतलब है कि एक फर्म अब एक फॉर्मल लोन होल्ड करते हुए भी ऐसा काउंट हो सकता है कि वो प्रॉब्लम में है या कंस्ट्रेंड है, क्योंकि लोन बहुत छोटा था, या तो बहुत कॉस्टली था, या उतना पैसा नहीं था जिसकी बिजनेस को एक्चुअल में ग्रो करने के लिए जरूरत थी। इन नए मेजर्स के साथ इन छोटे एंटरप्राइजेस में से सिर्फ 35% बिल्कुल भी क्रेडिट कंस्ट्रेंट नहीं है, रफली 36% फुल्ली कंस्ट्रेंट है और बाकी 29% पार्शियली। बेसिकली इंडिया के सबसे छोटे बिजनेसेस का लगभग 66% हिस्सा अनफॉर्चुनेटली जरूरत से कम क्रेडिट पर चल रहा है। यहाँ एक कैवियट है जो मेंशन करने लायक है, और वो ये है कि 2020 के पेपर ने पुराना NSSO एंटरप्राइज सर्वे यूज किया था। 2026 का पेपर इसके रिप्लेसमेंट एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ 2022-23 को यूज करता है। दोनों परफेक्टली कंपेरेबल नहीं है, तो पेपर्स के बीच के कुछ डिफरेंसेस इस चेंज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पर उस चीज में नहीं जिसे मेजर किया जा रहा है। उस हेडलाइन फाइंडिंग से शुरू कीजिए जो रूलर चेंज के बावजूद यूनिवर्सल है। साइज क्रेडिट को प्रेडिक्ट नहीं करता। बड़ा टर्नओवर, ज्यादा एसेट्स, ज्यादा वर्कर्स, एक लंबी ऑपरेटिंग हिस्ट्री, इनमें से हर एक फैक्टर एक लेंडर को ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। जिन फर्म्स के पास ये होते हैं वो उन फर्म्स के मुकाबले फॉर्मली बोरो ज्यादा इजीली करते हैं जिनके पास ये डेटा या ये ग्रोथ नहीं होती। 2026 का पेपर इस फैक्ट पे और ज्यादा फोकस करता है। साइज आपके एक लोन मिलने के चांसेस को बढ़ाता है और आपके कंस्ट्रेंड होने के चांसेस को कम करता है। साइज और क्रेडिट के बीच का रिलेशनशिप लिनियर नहीं है, ये कर्व होता है, जिसमें कंस्ट्रेंट में सबसे बड़ा रिडक्शन तब आता है जब बहुत छोटी फर्म्स ग्रो होती हैं और थोड़ी छोटी फर्म्स बन जाती हैं। कर्व यहां से फ्लैटन हो जाता है। कर्व के सबसे नीचे हैंडीकैप सबसे ज्यादा होता है। पर किसी फर्म का छोटा होना चीजें इतना मुश्किल क्यों बना देता है? ये इसलिए नहीं है कि छोटे फर्म्स खराब बेट्स हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो इलेजिबल हैं। जब एक लेंडर बिना किसी फाइल्ड अकाउंट्स और बिना पेपर ट्रेल वाली एक 2 पर्सन वर्कशॉप को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं मिलता, और यही फैक्ट हमें पेपर के सबसे इंटरेस्टिंग शिफ्ट पर लाता है। अब देखो, इंडियन लैंडिंग की ज्यादातर हिस्ट्री में क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब वो एसेट्स होते थे जो आप प्लेज कर सकते थे, जैसे लैंड, मशीनरी और गोल्ड। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे बैंक सीज कर सके तो आपको लोन नहीं मिलता था, या एटलीस्ट इसे पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। चीजें अभी भी वैसी ही है, पर यहाँ एक दूसरा लॉजिक भी है जो बढ़ रहा है।
जहां क्रेडिट वर्दीनेस इससे कम डिसाइड होता है कि आप क्या प्लेज कर सकते हैं और इससे ज्यादा डिसाइड होता है कि आप इंफॉर्मेशन के साथ क्या प्रूव कर सकते हैं। 2020 के पेपर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट से लेकर इंटरनेट यूज तक के रिकॉर्ड को सारे सिस्टम्स फॉर्मल बोरोइंग के ऑड्स को बढ़ाते थे। लेकिन 2026 में हर एक ने रफ टाइम्स में कंस्ट्रेंड होने के ऑड्स को कम किया है। इनमें से कोई भी कोलैटरल नहीं है, पर ये सब डेटा है जो एक लेंडर को, एक यूजुअली ओपेक छोटी फर्म को एक नए ट्रांसपेरेंट लुक देने में मदद करते हैं। इस पूरे लॉट का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो दोनों पेपर्स में हर दूसरे वेरिएबल से बड़ा है, वो ये है कि क्या किसी फर्म के पास एक बैंक अकाउंट है या नहीं। एक बैंक अकाउंट सिर्फ पैसा होने का एक सिग्नल नहीं है, बल्कि ये ट्रांजैक्शंस का एक ऐसा स्ट्रीम भी है जिसे एक लेंडर देख सकता है। इंडियन रिसर्च के 20 सालों के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर्मल फाइनेंस के एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड जैसा दिखता रहता है। वो 2026 में भी नहीं बदला है, क्योंकि नया पेपर मैन्युफैक्चरिंग को देश में बिजनेस के सिंगल मोस्ट क्रेडिट कंस्ट्रेंट कैटेगरी के रूप में आइडेंटिफाई करता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का आधे से ज्यादा हिस्सा फुल्ली कंस्ट्रेंड है, जबकि सर्विसेज फर्म का लगभग एक क्वार्टर ही ऐसा है। पेपर के मुताबिक एक मैन्युफैक्चरर के एक आइडेंटिकल सर्विसेज फर्म के मुकाबले फुल्ली क्रेडिट कंस्ट्रेंट होने के लगभग 8% ज्यादा चांसेस हैं। रॉ बोरोइंग पैटर्न्स भी सेम चीज ही कहते हैं। उन मैन्युफैक्चरर्स में से जो बोरो करते हैं, आधे से ज्यादा इनफॉर्मल लेंडर्स के पास जाते हैं, सर्विसेज फर्म्स के लगभग 25% के अगेंस्ट। और जहां फॉर्मल मनी एक्चुअली पहुंचता भी है, इन एंटरप्राइजेस के सारे आउटस्टैंडिंग लोन्स में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बस लगभग 15% है, जबकि सर्विसेज का आधे से ज्यादा है। पार्टली ये मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले सर्विसेज की तरफ इंडिया के एक हैवी टिल्ट को भी दिखाता है। मैन्युफैक्चरिंग देखने में वो सेक्टर लग सकता है जिसे आप उम्मीद करेंगे कि बैंक ज्यादा पसंद करते हो। ये वो जगह है जहां फिक्स्ड सीजेबल एसेट्स होते हैं, वो मशीनरी और शेड्स जिन्हें इजीली कोलैटरल जैसे यूज किया जा सकता है। तो एसेट हेवी सेक्टर सबसे हंग्रीएस्ट क्यों है? दोनों पेपर्स इस ऑब्जर्वेशन पे इसके रीजन से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो इसे थोड़ा लूजली देखना ही सही है। पर उनमें वो रीजंस इंक्लूड हो सकते हैं जो हमने पहले भी इस चैनल पर डिस्कस किए हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सिंपली एक लेंडर को रिस्कियर लग सकता है क्योंकि इनके पास अक्सर वर्किंग कैपिटल नहीं होता है, या ये अक्सर टाइट मार्जिन्स पर चलता है जो सिर्फ स्केल के साथ ही ठीक हो सकता है। 2020 के पेपर के मुताबिक पावर कट्स, इनपुट शॉर्टेजेस, डिमांड में अचानक डिप्स आने जैसे ऑपरेशनल शॉक्स का हेवियर एक्सपोजर क्रेडिट एक्सेस को भी कम करता था। रीजंस अलग हो सकते हैं, पर चाहे जो भी हो, मैन्युफैक्चरिंग वो सेक्टर है जिसे देश एक्सपैंड करने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है। पर फिर भी ये वो सेक्टर भी है जिसे हमारा क्रेडिट सिस्टम सबसे बुरी तरह से सर्व करता है। 2020 के पेपर ने जेंडर लाइंस पर भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ढूंढा था। वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस के पास मेन के मुकाबले फॉर्मल लोन्स होने के चांसेस ज्यादा थे। ऑथर्स ने इसका क्रेडिट टारगेटेड स्कीम्स के एक वेव को दिया, जैसे मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और डेडिकेटेड वुमेन्स क्रेडिट लाइंस, जो प्योरली फॉर्मल मनी को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ पुश करने के लिए थी। पर 2026 का पेपर कहता है कि सिचुएशन अब इसका उल्टा है। फीमेल प्रोप्राइटर्स के क्रेडिट कंस्ट्रेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, कम नहीं। ये कंपेरेबल मेल ओन्ड फर्म्स के मुकाबले फुल्ली कंस्ट्रेंट होने के लिए लगभग 4% ज्यादा लाइकली हैं। तो कौन सा पेपर सही है? क्या स्कीम्स काम करती हैं या नहीं करती है? अब इसका आंसर ये नहीं है कि 2016 और 2023 के बीच में दुनिया खुद ही पलट गई हो। इसका आंसर ये है कि दोनों पेपर्स बहुत अलग चीजें मेजर कर रही हैं। क्या उसे एक फॉर्मल लोन मिला और क्या उसे काफी क्रेडिट मिला, ये दोनों एक्चुअली अलग सवाल हैं। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर पहले बार को आराम से क्लियर कर सकती है और फिर भी दूसरे में फेल हो सकती है, क्योंकि लोन छोटा है, महंगा है और बिजनेस की जरूरत से उतने ही पीछे है जितना एक कंपेरेबल मैन का होता। वाइडर एविडेंस फीमेल एंटरप्रेन्योर्स द्वारा फेस किए जाने वाले डिसएडवांटेजेस को और ज्यादा हाईलाइट करता है। उसी सेम 2022-23 डेटा सेट का यूज करने वाली एक इंडिपेंडेंट स्टडी ने वुमेन ओन्ड फर्म्स को फॉर्मल क्रेडिट मिलने के लिए लेस लाइकली पाया। जब उन्हें क्रेडिट मिला तो उन्हें छोटे अमाउंट्स मिले। सिडबी ने वुमेन ओन्ड एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गैप को लगभग 35% पर पाया और मेन के लिए लगभग 20%। तो 2020 की रिपोर्ट की फाइंडिंग इस सब के साथ पढ़ी जाए तो एक जीत की बजाय एक ऐसी मेजरमेंट जैसी लगती है जो प्रॉब्लम के सिर्फ इजी हाफ को ही देख रही थी। 2026 का पेपर दो नए फैक्टर्स पे भी फोकस करता है जिसे पहले वाले ने नहीं देखा था। पहला कास्ट है। नया डेटा ऑथर्स को ये पूछने देता है कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के ओनर्स स्टीपर कंस्ट्रेंट्स फेस करते हैं। ये पता है कि उन्हें अपर कास्ट ओनर्स के मुकाबले फुल्ली या पार्शली कंस्ट्रेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं।
इसका एक ऑब्वियस रीजन वेल्थ की एक हिस्टोरिक कमी हो सकती है जो मार्जिनलाइज कास्ट को एक लैप पीछे खड़ा करता है। वो कम एसेट्स और कम लैंड होल्ड करते हैं जिसे वो कोलैटरल जैसे प्लेज कर सके। जिन रिलेशनशिप्स और रेफरेंसेस पे फॉर्मल क्रेडिट चलता है उसका ना होना भी एक प्रॉब्लम है। यही वजह है कि इन बोरोअर्स ने हिस्टोरिकली मनी लेंडर्स पर इतना ज्यादा डिपेंड किया है। दूसरा फैक्टर ज्योग्राफी है। आप उम्मीद करेंगे कि अर्बन फर्म्स जो बैंक ब्रांचेस के आसपास पैक्ड हैं वो बेटर सर्व्ड होंगी। इसकी जगह रूरल एंटरप्राइजेस एक्चुअली कम कंस्ट्रेंड होती हैं। लगभग 75% लोन वैल्यू जो रूरल फर्म्स कैरी करती हैं वो फॉर्मल लेंडर से आती है, सिटीज के लगभग 66% के अगेंस्ट। लेकिन ये डिफरेंस उसी फिनोमिनन से एक्सप्लेन किया जा सकता है जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक्सेस डिटरमाइन करता था। रूरल सेगमेंट के सबसे बड़े हिस्से को क्रेडिट मिला लेकिन वो मुश्किल से काफी था। देखो, इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रूल्स बिल्ड करने में कई डेकेड्स बिताए जो बैंक्स को एग्रीकल्चर और छोटे रूरल एंटरप्राइजेस, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उस वास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क्स की तरफ अपनी लेंडिंग का एक स्लाइस डायरेक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं जो इस डेटा में फॉर्मल क्रेडिट काउंट होते हैं। अर्बन माइक्रो फर्म के पास कभी सेम इंटेंट के साथ बनाई डिलीवरी सिस्टम ही नहीं थी, पर रूरल यूनिट सबसे छोटे ओन अकाउंट की तरफ ज्यादा डिपेंड करती हैं। ये वही कैटेगरी है जो इस पेपर में सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट दिखता है। आपको क्या लगता है, इंडिया को छोटे फर्म्स की फाइनेंसिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।